जय हिंद दोस्तों, मैं इंद्रेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिखर कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अमोनिया पर चर्चा करेंगे, जिसे प्रायः अश्रु गैस अर्थात आंसू गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है ये अमोनिया, क्यों इसे अश्रु गैस कहा जाता है, इसे बनाया कैसे जाता है, साथ ही साथ इसके क्या क्या उपयोग है, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है अमोनिया। देखिए, अमोनिया जो है पी ब्लॉक के एक तत्व नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना एक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र NH3 होता है, जहां N का मतलब है नाइट्रोजन और H का मतलब है हाइड्रोजन। अब आप देख सकते हैं कि अमोनिया के एक अणु के सूत्र में जो नाइट्रोजन परमाणु की संख्या है वो 1 है और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक परमाणु नाइट्रोजन और 3 परमाणु हाइड्रोजन से मिलकर बना यौगिक ही है अमोनिया। तो यहां अमोनिया क्या है, इसका हमने सामान्य परिचय तो जान लिया। अब इसे बनाते कैसे हैं इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, किसी भी केमिकल या रसायन को बनाने की 2 विधियां प्रचलित होती है, जिनमें से एक है प्रयोगशाला विधि और दूसरी है व्यापारिक विधि। प्रयोगशाला में जब किसी केमिकल या रसायन को या किसी यौगिक को कम मात्रा में बनाया जाता है तो जिन विधियों का उपयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रयोगशाला विधि। और जब किसी यौगिक का व्यापारिक तौर पर उत्पादन किया जाता है, अर्थात व्यापार करने के लिए कारखानों या फैक्ट्रियों में उत्पादन किया जाता है, तो वहां पे जिन विधियों का उपयोग करते हैं उन्हें हम कहेंगे व्यापारिक विधि। तो यहां पे हम अमोनिया के निर्माण की जो व्यापारिक विधि है उसका वर्णन आगे करेंगे, जिसका नाम हैबर विधि है। अर्थात अमोनिया का जो व्यापारिक निर्माण है वो हैबर विधि द्वारा होता है। तो क्या है यह हैबर विधि और कैसे इस विधि से अमोनिया का निर्माण होता है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, अमोनिया निर्माण की जो हैबर विधि है उसे हम 2 मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत समझेंगे, जिनमें से पहला है इस विधि का सिद्धांत और दूसरा है इस विधि का डायग्राम। सिद्धांत से हमें समझ में आएगा कि अमोनिया का निर्माण किन अभिक्रियाओं द्वारा किन किन परिस्थितियों में होता है। वही डायग्राम से समझ में आएगा कि अमोनिया का निर्माण फैक्ट्रियों या कारखानों में कितने जोनों में कौन कौन से प्रोसेस द्वारा संपन्न होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस विधि का सिद्धांत। सिद्धांत तो इस विधि का जो सिद्धांत है वो ये है कि जब 1 भाग नाइट्रोजन और 3 भाग हाइड्रोजन गैसों के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो उससे अमोनिया की प्राप्ति होती है। अर्थात जब 1 भाग नाइट्रोजन गैस 3 भाग हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करती है तो अमोनिया का निर्माण होता है। चलिए इसे एक समीकरण से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, 1 भाग नाइट्रोजन गैस प्लस 3 भाग हाइड्रोजन गैस, जब ये दोनों गैसें अभिक्रिया करती हैं तो यहां से मिलती है 2 भाग अमोनिया गैस। अब अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं ये देख सकते हैं। यहां पे 2 नाइट्रोजन है तो यहां भी 2 नाइट्रोजन है, यहां पे 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है तो यहां भी 2 तिया 6 हाइड्रोजन है, अर्थात यह अभिक्रिया संतुलित है। तो इससे समझ में आ रहा है कि 1 भाग नाइट्रोजन गैस और 3 भाग हाइड्रोजन गैस के बीच अभिक्रिया से 2 भाग अमोनिया गैस की प्राप्ति होती है। यहां ध्यान ये रखेंगे कि प्रारंभ में जब अमोनिया बनती है तो वो गैसीय अवस्था में ही बनती है, लेकिन आगे चल के जानेंगे कि कुछ विशेष परिस्थितियों को लागू कर इन्हें हम द्रव के रूप में भी बदल सकते हैं। अब कुछ और भी चीजें हैं जिनको यहां समीकरण में इंक्लूड करना है। वो ये है कि डेल H बराबर ऋण 22.4 किलो कैलोरी। अब यहां डेल H का मतलब क्या है समझिए। डेल H जो है वो इस अभिक्रिया के दौरान इन पदार्थों में या इन निकायों में होने वाले उष्मा में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अर्थात डेल H जो है वो उष्मा पे परिवर्तन को दिखाता है, जिसे सामान्यतः एंथैल्पी परिवर्तन भी कह देते हैं।
फिर अगर हम लोग इसके परिमाण पर ध्यान दें तो यहां पर ऋण 22.4 किलो कैलोरी लिखा है। तो इसका मतलब यह है कि ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि इस अभिक्रिया से ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ना कि अवशोषित। अगर ऊष्मा इन पदार्थों से उत्सर्जित हो तो एंथैल्पी परिवर्तन को ऋणात्मक दर्शाते हैं, और अगर यह पदार्थ ऊष्मा खुद अवशोषण करे तो उसे एंथैल्पी में परिवर्तन को धनात्मक दर्शाते हैं। अब चूंकि यहां पे ऋण चिन्ह है, इसका मतलब हुआ कि यहां ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो सीधी सी बात यह है कि यह जो अभिक्रिया है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साथ ही साथ अगर हम लोग ये भी ध्यान दें कि यहां पे इस चिन्ह का मतलब क्या है, तो इस प्रकार के चिन्ह का मतलब यह होता है कि यह जो अभिक्रिया है एक उत्क्रमणी अभिक्रिया है। उत्क्रमणी अभिक्रिया उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं जो दोनों दिशाओं में चलती है। इसका मतलब यह है कि जैसे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के बीच अभिक्रिया से अमोनिया की प्राप्ति होती है, वैसे ही इसी अभिक्रिया में कुछ क्षणों पश्चात अमोनिया के विघटन से नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस भी बनने लगती है। लेकिन हमारा जो मोटिव है, हमारा जो उद्देश्य है, वो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त नहीं करना है, हमें तो अमोनिया प्राप्त करना है। जबकि अगर अभिक्रिया उल्टे दिशा में चालू हो जाएगी, अमोनिया का विघटन होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें मिलने लगेंगी, तो उस कंडीशन में अमोनिया की जो मात्रा है या आयतन है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए कुछ विशेष बातों को यहां पे ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर के हमें अमोनिया अधिक मात्रा में मिलती है। तो वो विशेष बातें कौन कौन सी हैं, इसे हम एक सिद्धांत से समझेंगे। एक सिद्धांत है जिसे ली सातेलिए का सिद्धांत कहते हैं। वो ऐसे अभिक्रियाओं में किन किन परिस्थितियों को लागू करना चाहिए ताकि ये जो उत्पाद है वो अधिक से अधिक मात्रा में हमें मिले, इसके बारे में हमें जानकारी देती है। तो चलिए जानते हैं कि ली सातेलिए सिद्धांत के अनुसार किन किन परिस्थितियों को हमें यहां लागू करना चाहिए जिससे हमें अधिक से अधिक मात्रा में अमोनिया की प्राप्ति हो। ली सातेलिए सिद्धांत के अनुसार उचित परिस्थितियां तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं ली सातेलिए सिद्धांत के अनुसार जिन्हें यहां पे लागू करके हम अधिक से अधिक मात्रा में अमोनिया की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत का जो पहला परिस्थिति है वो है निम्न ताप, अर्थात इस अभिक्रिया को निम्न ताप पर कराया जाना चाहिए। अब निम्न ताप पर क्यों कराया जाना चाहिए? ताप अधिक होने से क्या होगा? तो देखिए, अगर हम ताप अधिक रखते हैं तो हमें पहले से पता है कि ये जो अभिक्रिया है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और अगर हम पहले से ताप को अधिक रखते हैं तो अभिक्रिया के दौरान उत्सर्जित होने वाली जो ऊष्मा है वो इन गैसों के जो ताप हैं उसको और भी ज्यादा बढ़ा देंगे, जिसके कारण बने हुए अमोनिया का विघटन चालू हो जाएगा और हमें अमोनिया कम मात्रा में मिलेगा। तो यही कारण है कि इस अभिक्रिया को कम से कम ताप पर अर्थात निम्न ताप पर कराना चाहिए। तो आखिर कितने ताप पर इस अभिक्रिया को कराना चाहिए? तो इनके लिए जो अनुकूलतम ताप है वो है लगभग 450 अंश सेल्सियस से 500 अंश सेल्सियस के बीच, या अगर केल्विन पैमाना में कहें तो लगभग 700 केल्विन के बीच। तो पहला परिस्थिति तो हमें समझ में आया कि ताप कम होने चाहिए, और क्यों कम होने चाहिए ये भी हमने समझा। अब दूसरी जो परिस्थिति है वो ये है कि इस अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारक गैसें हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें, इन गैसों पर उच्च दबाव बना के रखना चाहिए, अर्थात उच्च दाब। ये है दूसरी परिस्थिति। तो क्यों अभिकारक गैसों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पर उच्च दाब लगाना चाहिए? उच्च दाब लगाने से क्या होगा, चलिए समझते हैं।
या ये उच्च दाब क्या है, इन सभी बातों को समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक कमरे में स्वतंत्र अवस्था में, बिल्कुल बिना किसी दबाव के, 2 परमाणु या 2 अणु नाइट्रोजन गैस हैं और 6 अणु हाइड्रोजन गैस हैं। ये सभी अणु, गैस के जो अणु हैं, इस पूरे कमरे में फैले हुए हैं। जैसे कि ये पूरा कमरा इन्हीं का है, तो पूरे कमरे में ये फैले हुए हैं। लेकिन क्या हो जब हम इस पर दबाव लगा दें और दबाव लगा के इनको बोले चलो हटो दूर, पास पास में बैठो, तो उसके बाद अगर इन पर दबाव लगाने से ऐसा हो कि ये बिल्कुल पास पास में आ जाए और पहले जितने जगह ये घेर रहे थे उसका अब आधा जगह घेरे, मतलब पहले ये पूरे कमरे में फैले हुए थे और अब दबाव लगाने के कारण आधे कमरे में आ गए। तो आधा कमरा जो अब खाली है, वहां पे अगर हम चाहें तो उतने ही गैस के अणुओं को फिर से इंटर करा सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग यहां चाहें तो फिर से गैस के उतने ही अणु, 2 अणु नाइट्रोजन के और 6 अणु हाइड्रोजन के ले आते हैं। तो इससे हुआ क्या समझिए, पहले की स्थिति में जब हम लोग बिना दबाव के स्वतंत्र अवस्था में गैसों को छोड़े थे, तो वो गैस के अणु पूरे कमरे में फैल गए थे और उन अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा थी। लेकिन जब हमने इन गैसों पर दबाव लगाया तो उतने ही जगह में, ये देखो कमरे का आकार तो उतना ही है, तो उतने ही जगह में पहले की तुलना में ज्यादा से, उसका कह सकते हैं दुगना अणु समाहित हो गया। पहले की तुलना में यहां गैसों के जो अणु हैं वो क्या हो गए, दुगने हो गए। और साथ ही साथ जो गैस के अणु हैं उनके बीच की जो दूरी है वो भी कम हो गई। अब दूरी कम होने के कारण इनके बीच, इन अणुओं के बीच संपर्क ज्यादा से ज्यादा होगा और ज्यादा से ज्यादा जब संपर्क होगा तो उनके बीच अभिक्रिया भी ज्यादा होगा। इस कारण उत्पाद भी हमें ज्यादा मिलेगा। यही कारण है कि जो अभिकारक गैसें हैं उन पर उच्च दबाव लगाना चाहिए ताकि उनके अणु ज्यादा से ज्यादा संपर्क में रहे और ज्यादा से ज्यादा अभिक्रिया करे। तो यहां पे अब ये भी ध्यान दीजिए कि पहले की स्थिति में जब सामान्य अवस्था में गैस के अणु यहां मौजूद थे इस कमरे में, तो उस अवस्था में भी उन पर कुछ दाब था जिसे एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सामान्य स्थिति में गैसों पर जो दाब होता है उसे हम एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। लेकिन जब हमने बाहर से दबाव लगा के और गैसों को भर दिया और गैसों की जो संख्या है या मात्रा है अणुओं की, उसको पहले की तुलना में दुगना कर दिया, तो अब जो दाब है उसे कहते हैं 2 वायुमंडलीय दाब। तो यहां पे आखिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों पर कितना दबाव लगाना चाहिए इस अभिक्रिया के दौरान? तो उच्च दाब यहां पे लगाना चाहिए लगभग 200 वायुमंडलीय दाब से 800 वायुमंडलीय दाब के बीच। 200 एटीएम से 800 एटीएम, ये एटीएम पैसा निकालने वाला एटीएम नहीं है। एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेयर प्रेशर, अर्थात वायुमंडलीय दाब। अर्थात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों पर 200 से 800 वायुमंडलीय दाब लगाना चाहिए और उस दाब पर उनका अभिक्रिया कराना चाहिए, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा अमोनिया की प्राप्ति होगी। इसी का एक और मात्रक है दाब का, जो कि है पास्कल। तो पास्कल में इसका जो मान है वो लगभग होना चाहिए 20 मेगा पास्कल के आसपास। तो यहां पे हमने 2 परिस्थितियों को जाना कि ताप को कम होना चाहिए, दाब को अधिक होना चाहिए। अब आगे की कुछ और परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं। तो इनका जो तीसरा परिस्थिति है वो है उत्प्रेरक, अर्थात इस अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का उपयोग करना चाहिए। अब ये उत्प्रेरक क्या है? तो उत्प्रेरक हम उन पदार्थों को कहते हैं जो स्वयं तो अभिक्रिया नहीं करते किंतु अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या कहें अभिक्रिया के दर को प्रभावित करते हैं। तो यहां पे उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं आयरन ऑक्साइड का। साथ ही साथ
इस उत्प्रेरक के शक्ति को भी बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक वर्धक मॉलिब्डेनम का उपयोग किया जाता है। तो अब देखिए ये उत्प्रेरक कैसे कार्य करते हैं इसके बारे में समझते हैं। इसको समझना है तो हम अपने आसपास के हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हम डेली के चीजों में देखते हैं वहीं पे हम इसका उदाहरण ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लो कि दो व्यक्ति ए और बी आपस में बातों ही बातों में लड़ाई हो रहे हैं, मतलब रियल में वो लड़ाई नहीं हो रहे हैं, केवल बातों ही बातों में एक दूसरे को अपशब्द बोल रहे हैं, और उन्हीं को दो व्यक्ति सी और डी जो है कुछ दूर से देख रहे हैं। तो उनको ये बातों की लड़ाई में मजा नहीं आ रहा है, वो चाह रहे हैं कि इनके बीच रियल में फाइटिंग हो, थोड़ा उठा पटक हो तो देखने में मजा आए। तो इसलिए जो व्यक्ति डी है, चौथा व्यक्ति, वो सी को बोलता है कि जाओ इन दोनों को कुछ भड़का के आओ, ऐसा बोल के आओ कि दोनों के बीच लड़ाई चालू हो जाए। तो सी जो है वो डी के बोलने पर आता है और ए और बी दोनों को थोड़ा भड़का देता है, ये बोल देता है कि देखो तुमको ऐसे ऐसी बात बोल रहा है और तुम सुने जा रहे हो, लगाओ दो चार हाथ। तो इसके बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है और सी चला जाता है वापस। वो स्वयं लड़ाई यहां नहीं करता, अब दोनों मिलके सी और डी मिलके इनके लड़ाई को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। तो यहां समझिए ऐसे ही काम यहां उत्प्रेरक का है, अर्थात आयरन ऑक्साइड का है। यह स्वयं अभिक्रिया नहीं करेगा, बल्कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस हैं उनके बीच अभिक्रिया में मदद करेगा, मतलब उनको लड़ाने का काम करेगा कह सकते हैं। और ये जो मॉलिब्डेनम है ये उत्प्रेरक का भी काम नहीं करेगा। जैसे वो जो व्यक्ति डी था वो खुद भड़काने नहीं आया था ए बी को, उसने टच किया था सी को, वैसे ही यहां पे जो मॉलिब्डेनम है वो खुद उत्प्रेरक का कार्य नहीं करेगा, ये आयरन ऑक्साइड के शक्ति को बढ़ाएगा, मतलब उसको उत्साहित करेगा जाओ भड़काओ करके, या कहें कि जाओ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया को बढ़ाओ। तो इसलिए आयरन ऑक्साइड हो गया उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम हो गया यहां उत्प्रेरक वर्धक। कहीं कहीं कुछ जगहों पर पोटेशियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग भी उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। हालांकि हम ज्यादातर कंडीशनों में आयरन ऑक्साइड और मॉलिब्डेनम को याद रखेंगे। तो यह थी तीसरी परिस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट इसका है वो है कि जो गैसें यहां अभिक्रिया कर रहे हैं वो शुद्ध होने चाहिए, अर्थात इनमें अशुद्धि नहीं होनी चाहिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों में, क्योंकि अगर इनमें अशुद्धि होगी तो ये जो उत्प्रेरक हम लोग ले रहे हैं इसकी शक्ति को ये कमजोर कर देंगे, मतलब इसके उत्प्रेरकी क्षमता को घटा देंगे। इसलिए गैसों की क्या होनी चाहिए? शुद्धता होनी चाहिए, गैसों की शुद्धता। तो ये चार परिस्थितियों को अगर लागू किया जाए तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में अमोनिया की प्राप्ति होती है। अब इन चारों बातों को अगर हम ध्यान में रख के कहें कि क्या है अमोनिया निर्माण की हैबर विधि का सिद्धांत, तो हम कहेंगे कि जब एक आयतन शुद्ध नाइट्रोजन गैस और 3 आयतन शुद्ध हाइड्रोजन गैस को जब 450 अंश सेल्सियस से 500 अंश सेल्सियस ताप पर 200 से 800 वायुमंडलीय दाब लगाकर उत्प्रेरक आयरन ऑक्साइड और उत्प्रेरक वर्धक मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है, तो इनके अभिक्रिया से 2 आयतन अमोनिया गैस की प्राप्ति होती है। यही है अमोनिया निर्माण के हैबर विधि का सिद्धांत। तो क्या है सिद्धांत, ये हमने समझा। अब आगे इस चीज को या इस अभिक्रिया को हम डायग्राम से समझेंगे कि कैसे किन किन जोनों में कौन कौन सा प्रोसेस यहां पे कंप्लीट होता है। देखिए ये है हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण का डायग्राम। ये कोई रियल फैक्ट्री या प्लांट का चित्र नहीं है, ये केवल उसका एक मैप है जिससे हमको समझ में आएगा कि फैक्ट्री के अंदर कहां कहां कौन सी प्रोसेस संपन्न होती है और अमोनिया का निर्माण होता है। देखिए रियल जो चित्र होते हैं इनके निर्माण का वो कुछ इस प्रकार होता है, लेकिन इस चित्र से हम ये तो नहीं समझ पाएंगे कि इसमें कहां कहां कौन सी अभिक्रिया होती है।
तो इसके लिए हम इस डायग्राम का उपयोग करेंगे और डायग्राम से समझेंगे कि कैसे अमोनिया का निर्माण होता है। देखिए, यहां पे सबसे पहले दो पाइप होती हैं, जिनमें एक पाइप से नाइट्रोजन गैस और दूसरी पाइप से हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। ये दोनों का जो मिश्रण है वो सबसे पहले भेजे जाते हैं संपीड़क कक्ष में। अब ये संपीड़क कक्ष क्या है, यहां पे एक मोटर लगा होता है, जो मोटर इन दोनों गैसों को दबाव लगा करके उच्च दाब पर, लगभग 20 मेगापास्कल दाब पर आगे भेजती है, जिसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर लिया है कि जो अभिकारक गैसें हैं उन पर उच्च दबाव होना चाहिए। तो वो दाब लगाने का काम यहां पे लगा एक मोटर करता है। इसके बाद यहां से उच्च दाब पर जो गैसें हैं वो भेजे जाते हैं उत्प्रेरक कक्ष में। ये जो कक्ष है उसे कहेंगे उत्प्रेरक कक्ष। यहां पे उत्प्रेरक भरे रहते हैं, उत्प्रेरक के रूप में आयरन ऑक्साइड और उत्प्रेरक वर्धक के रूप में मॉलिब्डेनम। उनके साथ ये उनके उपस्थिति में लगभग 450 अंश सेल्सियस से 500 अंश सेल्सियस ताप पर आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया से अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। परंतु यहां ध्यान रखने की बात यह है कि जितने गैसें यहां से भेजे गए रहते हैं उत्प्रेरक कक्ष में, वे सभी आपस में अभिक्रिया नहीं कर पाते। तो जो बची हुई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस हैं वो बने हुए अमोनिया गैस के मिश्रण के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे ये जाते हैं एक ऐसे कक्ष में जिन्हें संघनित्र कहते हैं। ये संघनित्र क्या करते हैं कि संघनित्र में इन गैसों के मिश्रण को कुछ विशेष विधियों द्वारा ठंडा किया जाता है। अब ठंडा करने से होता क्या है कि जो अमोनिया है इसका जो गलनांक और क्वथनांक है उच्च होता है, इसलिए ये अधिक ताप पर ही संघनित होकर के द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। किंतु जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें हैं वो यहां संघनित नहीं होते, अर्थात द्रव अवस्था में बदलते नहीं है। तो अमोनिया तो यहां पे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, किंतु बचे हुआ जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस हैं वो आगे यहां से फिर से एक पाइप की मदद से वापस आते हैं और वापस एक पंप जो होता है उनको खींचकर फिर से भेज देता है उत्प्रेरक कक्ष में। और इस प्रकार जो गैसें यहां से वापस होती हैं वो फिर से अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक कक्ष में चली जाती हैं। इस प्रकार से इस अभिक्रिया को संपन्न कराया जाता है। तो आई होप आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा कि कैसे जो हैबर विधि है उसके द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। अब यहां ध्यान ये दीजिए कि इस विधि का नाम आखिर हैबर विधि क्यों पड़ा। तो इसका कारण यह है कि इस विधि से सबसे पहले अमोनिया का निर्माण एक जर्मन साइंटिस्ट फ्रिट्ज हैबर ने किया था, इसलिए उन्हीं के सम्मान में इस विधि को हैबर विधि कहा जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अमोनिया के बारे में, उनके कुछ उपयोग के बारे में जानते हैं। अमोनिया कैसे बनता है ये तो हमने जान लिया, अब अमोनिया के कुछ विशेष उपयोगों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला उपयोग है वो है उर्वरकों के निर्माण। कुछ विशेष उर्वरक जो होते हैं, खाद जो होते हैं वो इनसे बनाए जाते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट इत्यादि। इन सब का निर्माण अमोनिया के द्वारा होता है। दूसरा उपयोग इसका है प्रशीतन में। प्रशीतन में अर्थात चीजों को ठंडा करने में। तो जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें चीजों को ठंडा करने के लिए या पानी को बर्फ बनाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ में अमोनिया गैस का भी उपयोग किया जाता है। तो ये दो उपयोग हो गए। इसका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है इसका अश्रु गैस के रूप में उपयोग, अर्थात आंसू बहाने वाली गैस के रूप में उपयोग। देखिए होता क्या है, जब इसकी वाष्प आंखों में पड़ती हैं, अर्थात अमोनिया गैस जो है जब आंखों में पड़ती हैं तो तेज जलन के साथ आंखों में आंसू बहने लगती है। तो इस गुण को ध्यान में रखकर कभी कभी जो प्रदर्शनकारी लोग होते हैं या आंदोलनकारी लोग होते हैं वो कई बार तोड़फोड़ करने लगते हैं। तो जो पुलिस या आर्मी के जवान लोग होते हैं वो इन प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए इन गैसों को उन पर छोड़ते हैं, जिससे वो आंखों में जलन के कारण रोने लगते हैं। मतलब समझो बिना लाठी मारे ही वो रोने लगते हैं। तो और तेज जलन के कारण वो सब भग जाते हैं। जैसे इस चित्र में देख सकते हैं, ये प्रदर्शनकारी लोग हैं जिन पर अमोनिया गैसों का प्रयोग किया गया है। तो होता क्या है, प्रदर्शन करते समय जब ये तोड़फोड़ कर रहे होते हैं तो इन पर जब अमोनिया गैस छोड़ी जाती है
तो उसके बाद इन लोगों का हाल कुछ इस प्रकार हो जाता है। देखिए, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। तो इस प्रकार से लोगों को उनके घरों तक भगाने के लिए अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आज के लिए हम यही तक देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।